बीए पार्ट सेकंड के भूगोल के विद्यार्थियों के लिए आज अध्ययन करेंगे हम। विषय रहेगा मानव प्रजाति। मानव प्रजाति धरातल के अलग अलग भागों में निवास करने वाले लोगों की जो जैविक विशेषताएं हैं वो अलग अलग होती हैं और इन विशेषताओं की विभिन्नता के अनुसार ही मानव समूह को अलग अलग प्रजातियों में विभाजित भी किया जाता है। किसी एक ही प्रजाति विशेष के लोगों के आनुवंशिक गुणों में अधिकतर एकरूपता पाई जाती है। पृथ्वी के धरातलीय भाग के विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले लोगों की शारीरिक बनावट, प्रजनन क्षमता और उनके रक्त के वर्ग में विभिन्नता पाई जाती है। इन्हीं गुणों के आधार पर मानव को अलग अलग प्रजातियों में विभाजित किया गया है। किसी प्रजाति विशेष के लोगों की शारीरिक संरचना समान पाई जाती है। शारीरिक संरचना के गुण प्रजाति में वंशानुगत परंपरा के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। अब जानेंगे कि प्रजाति शब्द का अर्थ क्या है। प्रजाति शब्द अंग्रेजी के रेस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। प्रजाति के लिए रेस शब्द का सबसे पहले जो उपयोग किया था वो ई फॉक्स ने किया था 1570 में, और उनकी किताब थी, किताब का नाम था बुक ऑफ मार्टायर्स। इन्होंने उन लोगों को एक ही प्रजाति से संबंधित माना जिनका रक्त उनके पूर्वजों के समान रहता था। कुछ भूगोलवेत्ताओं और मानव शास्त्रियों ने प्रजाति को समान गुण, धर्म, भाषा आदि के आधार पर भी परिभाषित किया है। रेस शब्द की जो उत्पत्ति है वो संभवतः इतालवी भाषा के राज़ा
शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है परिवार, वंश या नस्ल। अब स्पष्ट हो गया है कि प्रजाति एक जैविक विचार है जो एक नस्ल से संबंधित मानव वर्ग तथा वंशानुक्रम के अंतर्गत शारीरिक लक्षणों में समानता रखता है। अब कुछ परिभाषाएं हम लोग जान लेते हैं प्रजाति की। सबसे पहले विद्वान क्रोबर के अनुसार प्रजाति एक मान्य जैविक अवधारणा है। यह आनुवंशिक समूह है जो नस्ल जननिक लक्षण अथवा उपजाति द्वारा संगठित एक समूह है। यह मान्य सामाजिक आर्थिक अवधारणा नहीं है। यानी इस प्रकार से इन्होंने प्रजाति को परिभाषित कर दिया। अब होबल के अनुसार प्रजाति मानव समूह का वह बृहद समुदाय है जिसके अंतर्गत विशिष्ट आनुवंशिक संरचना से नियंत्रित शारीरिक लक्षणों का समावेश होता है। और प्रोफेसर ब्लाश के अनुसार मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव शरीर की आकृति और शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। और ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजाति के बारे में कहा है कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। इसी प्रकार से भारतीय समाजशास्त्री हैं डॉक्टर मजूमदार, इनके अनुसार यदि व्यक्तियों के समूह को समान शारीरिक लक्षणों के आधार पर अन्य समूहों से पृथक पहचाना जा सके और उस जैविकी समूह के सदस्य कितने ही बिखरे क्यों न हों, यह एक प्रजाति है। विद्यार्थियों, अब हम प्रजाति शब्द का अर्थ, इसकी परिभाषा जानने के बाद में अब हम लोग जानेंगे कि मानव प्रजाति के विकास के कारक कौन कौन से हैं। तो मानव की विभिन्न प्रजातियों का उद्भव कब हुआ, कैसे हुआ, हालांकि इसके बारे में हमारा ज्ञान पूरा नहीं हुआ है,
जैसे क्रोबर ने कहा कि भाई अंतर प्रजातीय विवाह, प्राकृतिक चयन और प्राकृतिक पर्यावरण, ये ऐसे तथ्य हैं जो प्रजातीय गुणों को निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। इसलिए मानव प्रजातियों के शारीरिक लक्षणों में समय के साथ साथ बदलाव आता रहता है। इस आधार पर मानव प्रजातियों के विकास में सहायक कारकों में जो प्रमुख हैं वे इस प्रकार से हैं। एक नंबर पर आता है स्थानांतरण की प्रवृत्ति, दूसरे नंबर पर है ग्रंथि रस का प्रभाव, तीसरे नंबर पर है जैविक परिवर्तन एवं छांट, जैविक परिवर्तन एवं छांट, चौथा है जलवायु का परिवर्तन, पांचवा है प्रजातियों का मिश्रण, यानी प्रजातियों का मिश्रण भी किसी स्तर पर और छठे नंबर पर है भौगोलिक एवं सामाजिक अलगाव। अब थोड़ा सा विस्तार से हम इन सब कारकों पर चर्चा करेंगे। जैसे पहला है स्थानांतरण की प्रवृत्ति। मानव के उद्भव काल से ही मनुष्य की प्रवृत्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विचरण की रही है। इसलिए आदिकाल में मानव अपने उत्पत्ति स्थान से स्थानांतरित होकर के दूसरे प्रदेशों में विचरण कर जाते थे। इसके कारण से उसके शारीरिक लक्षण दूसरे प्रदेशों के जो भौतिक कारक थे उनसे प्रभावित होकर उसके अनुसार बदल गए। दूसरा महत्वपूर्ण कारक है ग्रंथिरस का प्रभाव। मानव शरीर के आकार और आकृति निर्धारण में शरीर की विभिन्न ग्रंथियों का महत्वपूर्ण स्थान है। मानव शरीर के अलग अलग भागों में स्थित ग्रंथियों से जलवायु और अन्य भौतिक कारकों के अनुसार रस बन जाते हैं। इस रस से ही शारीरिक गठन होता है। मनुष्य के शरीर में पीयूष, पीनियल, थायराइड और एड्रिनल ग्रंथियों से जो रस स्रावित होता है उसी से शरीर के जो अंग हैं, ठुड्डी, आँख, नाक आदि, एड्रिनल ग्रंथि से मानवीय त्वचा के रंग पर प्रभाव पड़ता है और थायराइड ग्रंथि से मानव के शरीर की लंबाई प्रभावित होती है। इस तरह से रस अपना काम करते हैं। तीसरा कारक, महत्वपूर्ण जो कारक है वो है जैविक परिवर्तन और छांट। मानव के शारीरिक संरचना के रूप में निर्धारण में विभिन्न वंश तत्व अपना स्थान रखते हैं। जीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार स्थानांतरित होते रहते हैं।
जैसे जलवायु, आहार, बीमारी, इसके कारण थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। लेकिन जब प्रजातियों का एक समुदाय स्थानांतरित होकर दूसरे परिवेश में चला जाता है तो उसके गुणों में भी बदलाव आ जाता है। चौथा है जलवायु परिवर्तन। मानव प्रजाति के उद्भव और विकास को प्रभावित जो करने वाले कारक है जलवायु महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन के कारण वनस्पतियों का अभाव, शिकारी जानवरों की कमी आदि के कारण मानव एक जगह से दूसरी जगह जाता है, एक जलवायु क्षेत्र से दूसरे जलवायु क्षेत्र की ओर बढ़ता है। और जलवायु का प्रभाव मुख्य रूप से उसकी त्वचा पर पड़ता है। सबसे पहले जो गर्म क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनका त्वचा का रंग काला मिलता है, और जलवायु के कारण मानव के जो जीवाणु रस है, बालों की आकृति, आँखों का रंग, सिर की आकृति, जबड़ों की बनावट, ये सब भी बदलती रहती है। पांचवा कारक प्रजातियों का मिश्रण है कि जब एक प्रजाति किसी आक्रमण या अन्य कारणों से दूसरे प्रदेश में स्थानांतरित हो जाती है तो वहाँ पहले से जो निर्वासित प्रजाति है वो संबंध के कारण से नवीन प्रजाति का विकास हो जाता है। ये नवीन प्रजाति के जो लोग हैं ये दोनों प्रजातियों के लक्षण इसमें मिलते हैं। तो एशिया, अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सारे मिश्रण हमें मिलते हैं। इनके उद्भव और विकास से संबंधित प्रवास कटिबंध सिद्धांत ये बनाया था ग्रिफिथ टेलर विद्वान ने, और टेलर ने अपने सिद्धांत के आधार पर मानव प्रजाति की उत्पत्ति, विश्व के अलग अलग भागों में उसके वितरण और विकास, इस पर प्रकाश भी डाला। दक्षिण अमेरिका में निग्रो और श्वेत व्यक्तियों के संबंध से मुलाटो बने, और इंडियन और यूरोपीय लोगों के संबंध से मेस्टीजो बने, और निग्रो और इंडियन लोगों के से जाम्बो बने, यानी कि ये मिश्रित प्रकार के अलग अलग। और अंतिम जो बिंदु इसमें विचारणीय है वो छठे नंबर पर भौगोलिक और सामाजिक अलगाव है। प्राचीन काल में जनसंख्या तो बहुत कम थी और दूर दूर रहती थी। अब मानव के लिए अलग अलग पर्वत, पठार, जंगल, दुर्गम स्थल, ये तो सब बाधाएं थी और मानव को एक जगह से दूसरी जगह जाने में रोकती थी। इनके कारण से मानवीय समुदायों के सामाजिक लक्षणों में भी भिन्नता मिलती थी। अब अलग अलग क्षेत्रों में बिखरे होने के कारण उस प्रदेश विशेष के सामाजिक और प्राकृतिक लक्षणों के अनुसार अलग अलग मानव प्रजातियों का विकास हो गया। अब क्योंकि ये जो भौगोलिक भू आकृतियाँ जो हैं
ये अपने आप में बाधा का भी काम करती हैं। मानव को एक जगह से दूसरी जगह जाने में रोकती हैं। इसके कारण भी मानव के विकास में इनका योगदान रहा है।